अगर आप हमको मारिएगा तो हम रोएंगे नहीं क्या? यकीनन रोएंगे और रास्ते में उतर के रोएंगे। जो लोग कर रहे हैं, अगर रास्ते में उतर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, लेकिन कि अपनी आवाज़ उठाएं, ज़रूर प्रोटेस्ट करें। हर जगह उसके दिखाना चाहिए कि हम लोग को इस बिल से आघात हुआ, हम लोग को चोट लगी है, हम लोग के दिल में लगा है, लेकिन कानून को हाथ में नहीं ले। जेपीसी में हम लोग जब गए तो बहुत सारी बातें उठी और बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन आए, लेकिन वहाँ पर भी बीजेपी की मेजोरिटी थी। बीजेपी माने एनडीए की मेजोरिटी थी और वहाँ पर नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू के जो लोग सब थे वो पूरा बीजेपी को सपोर्ट किए जेपीसी में। लेकिन ये जो 5 साल का भी जो प्रोविज़न हो गया, ये वाकई ये 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, वो लोग उल्टा इसको अब और खड़ा कर दिए कि नॉट ओनली प्रैक्टिसिंग बट डेमोन्स्ट्रेटिंग ऑल्सो। क्या आपको ये दिखाना भी होगा कि आप मुसलमान हैं? तो इसके क्या माने कि आपको दाढ़ी रखना होगा, क्या टोपी पहनना होगा, या कौन अथॉरिटी होगी ऐसी जो ये 5 साल का सर्टिफिकेट देगी? तो ये सरासर खाली अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, खाली एंटी फेडरल नहीं है, बल्कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है। ये जैसे अब 5 साल का प्रोविजन हो गया, अब आप बताइए क्या एक नया वक़्फ़ बन सकेगा? कोई नहीं बना सकेगा जब तक उसके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा कि वो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग है। कोई नया वक़्फ़ बनाने का रास्ता पूरा बंद कर दिया गया। सीधा एक पॉलिटिकल बिल है जो मुल्क को हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड करने का है, ताकि वो इसका पॉलिटिकल बेनिफिट रीप कर सके। सीधा बात। कोई भी नॉन मुस्लिम मज़ार में जाके और डोनेट नहीं कर पाए, चादर नहीं चढ़ा पाए, रुपया नहीं दे पाए। मोदी सरकार के मुस्लिम विरोधी वक्फ कानून के खिलाफ लड़ाई अब तेज हो चुकी है। पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्ड ने इस बिल की जोरदार मुखालफत की है और इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। इस मुद्दे पर आज पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्ड की एक अहम बैठक हुई, जिसमें पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जस्टिस शहीदुल्लाह मुंशी, राज्यसभा के सांसद नदीमुल हक, इमाम ईदैन कारी फजलुर रहमान, वक्फ बोर्ड के मेंबर आफाकुज्जमा खान समेत बोर्ड के तमाम मेंबरान शामिल हुए। बैठक के बाद वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जस्टिस शहीदुल्लाह मुंशी ने कहा कि नया वक्फ कानून संविधान और मुसलमानों के बुनियादी अधिकारों के खिलाफ है। इसके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां इस कानून के खिलाफ याचिका दायर करेंगे। वहीं राज्यसभा सांसद नदीमुल हक ने कहा कि हमने जेपीसी से लेकर संसद तक में इस कानून की सख्त मुखालफत की, लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की मदद से यह कानून पास हो गया। हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे क्योंकि ये संविधान विरोधी कानून है। यह कानून मुसलमानों को टारगेट कर बनाया गया है। जेपीसी में हम लोग जब गए तो बहुत सारी बातें उठी और बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन आए, लेकिन वहाँ पर भी बीजेपी की मेजोरिटी थी। बीजेपी माने एनडीए की मेजोरिटी थी और वहाँ पर नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू के जो लोग सब थे वो पूरा बीजेपी को सपोर्ट किए जेपीसी में भी। लिहाजा कुछ प्रोविज़न हम लोग उसमें अपना डाल सके, लेकिन सब प्रोविज़न नहीं हुआ। और जो बेसिक प्रोविज़न जिसके हम लोग मांग कर रहे थे, जैसे ये 5 साल का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो 5 साल का भी जो प्रोविज़न हो गया, ये वाकई ये 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, वो लोग उल्टा इसको अब और कड़ा कर दिए कि नॉट ओनली प्रैक्टिसिंग बट डेमोन्स्ट्रेटिंग ऑल्सो। क्या आपको ये दिखाना भी होगा कि आप मुसलमान हैं? तो इसके क्या माने कि आपको दाढ़ी रखना होगा, क्या टोपी पहनना होगा, या कौन अथॉरिटी होगी ऐसी जो ये 5 साल का सर्टिफिकेट देगी? तो ये सरासर खाली अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, खाली एंटी फेडरल नहीं है, बल्कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है। अनरीजनेबल, हाँ, वो बोले बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है। और ये जैसे अब 5 साल का प्रोविजन हो गया, अब आप बताइए क्या एक नया वक़्फ़ बन सकेगा? कोई नहीं बना सकेगा जब तक उसके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा कि वो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग है। कोई नया वक़्फ़ बनाने का रास्ता पूरा बंद कर दिया गया है। ये सर्टिफिकेट कौन देगा? यही तो मेरा सवाल है, आप हमसे कर रहे हैं। हमने तो वहाँ पर मंत्री जी से पूछा कि कौन देगा सर्टिफिकेट, वो तो अपने जवाब में नहीं बताया और बीजेपी इस पर खामोश है। लिहाजा मेरा जो कहने का है कि ये सीधा एक पॉलिटिकल बिल है जो मुल्क को हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड करने का है, ताकि वो इसका पॉलिटिकल बेनिफिट रीप कर सके। सीधा बात है। लीगल पॉइंट जो है, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग इसको जो भी कोर्ट में हायर अथॉरिटी में इसको चैलेंज करेंगे और इसके लिए हम लोग को पूरी उम्मीद है कि हम लोग को यहाँ पर रिलीफ मिलेगा। लेकिन क्यों किया, कौन सर्टिफिकेट देगा, अभी क्या होगा, नया वक्त बनना बंद हो गया। नदीम साहब, आज ममता बनर्जी ने आज नेताजी इंडोर कानून जब बन जाता है पूरे देश के लिए बनता है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। तो ममता बनर्जी अगर बोली तो हम लोग को उस पर भरोसा रखना होगा। सब कुछ लोगों का ये कहना है कि जब वोट किया जा रहा था तो इसमें देखिए, हम लोग बिल में फर्स्ट डे से अपोज किए और लोकसभा में भी हम लोग अपोज किया, वोट किए।
राज्यसभा में भी अपोज करके वोट किए। हो सकता है हमारे राज्यसभा में भी हमारे सुब्रत बख्शी नहीं थे, उनकी तबीयत खराब थी, तो जो नहीं थे उनके वजह होगी, वो लोग पार्टी उनसे समझेगी, उनसे बात करेगी। आखिर में सर कुछ कहना चाहेंगे? अभी जो 6 महीने का जो काम किया गया है, जो रजिस्टर्ड नहीं किए हैं, मेरे तो यही अपील है कि जो वक्फ प्रॉपर्टी है और जहाँ है, अगर अभी तक आपने रजिस्टर्ड नहीं कराया है तो 6 महीना और उसमें कुछ 6 महीने के अंदर जो नहीं कर पाए वो उनके लिए भी एक सेक्शन है कि भाई आप ट्राइब्यूनल से परमिशन लेके और 6 महीना और के अंदर कर लिए। तो हम तो चाहेंगे कि जितना वक्फ प्रॉपर्टी है इमीडिएटली आप लोग अप्लाई करके 6 महीने के अंदर पूरे मुल्क में, खाली बंगाल में नहीं, पूरे मुल्क में आप लोग इमीडिएटली इसके लिए अप्लाई कर दिए। अप्लाई करके इसमें आप लोग इसके तहत आ जाइए ऑफिशियली। सर वेस्ट बंगाल में तो हमारा जायज़ हक है। अगर आप हमको मारिएगा तो हम रोएंगे नहीं क्या? यकीनन रोएंगे और रास्ते में उतर के रोएंगे। जो लोग कर रहे हैं, अगर रास्ते में उतर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, लेकिन पीसफुल तरीके से करना चाहिए, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मैं उनसे अपील करूंगा कि अपनी आवाज़ उठाएं, ज़रूर प्रोटेस्ट करें, हर जगह उसके दिखाना चाहिए कि हम लोग को इस बिल से आघात हुआ है, हम लोग को चोट लगी है, हम लोग के दिल में लगा है, लेकिन कानून को हाथ में नहीं ले। ये जो आगजनी हो रही है और जो लोगों को तकलीफ हो रही है, इसका भी ध्यान रखें। सर हम लोगों ने देखा है कि देखिए, ये मुझे मालूम नहीं, ये वीडियो आप जो जिक्र कर रहे हैं इसके बारे में मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है, और ये कहाँ का वीडियो वहाँ भी इल्म नहीं, ये बंगाल का हमको नहीं लगता है। हम लोग अगर बंगाल में होता तो ज़रूर इस पर हम लोग एक्शन लेते। अगर कहीं और है तो वहाँ के लोकल गवर्नमेंट देखे लॉ एंड अभी जो न्यूज़ आई है वक्त है, तो जितना सर्वे हो जाए, जो जेन्युइन है तो जेन्युइन रहेगा, इसमें तो कोई बात नहीं है। अगर आपसे कोई पूछा जा रहा है कि ये सर्वे में, तो अभी सर्वे तो अभी भी चल रहा है, बंगाल में भी चल रहा है, हर जगह चल रहा है, तो इसमें अलार्मिंग की क्या बात है? जिसके पास जो कागज़ है, जिसके पास अगर यूसेज का है तो वो दिखाएंगे अपना। এর আগে যখন ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল এলো, বিল 24 এলো, আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে পারিনি যে বিলের যে প্রপোজিশনগুলো ছিল আমরা পড়ে দেখেছি যে এইগুলো সবই হচ্ছে আমাদের কমিউনিটির এগেনস্টে, ওয়াকফের এগেনস্টে। সুতরাং বিলটাকে আমরা ফার্দার অ্যামেন্ড করার জন্য, বিলটাকে রেকটিফাই করার জন্য আমরা রিপ্রেজেন্টেশন দিয়েছি অ্যাট দি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লেভেল। কিন্তু যখন ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 25 এলো, তখন আমরা দেখছি যে আমাদের রিপ্রেজেন্টেশন কোনোভাবেই কনসিডার করা হয়নি। ইভেন আমরা যখন জেপিসির সামনেও আমাদের রিপ্রেজেন্টেশন দিয়েছিলাম, আমাদের যে স্পিচ দিয়েছি, বক্তব্য রেখেছি, ইন রাইটিং অ্যান্ড ওরাল সাবমিশন যা করেছি, তার কোনোটাই কনসিডার করা হয়নি, এবং যা বিলে ছিল সেটাকেই হুবহু ছাপিয়ে দিয়ে নতুন অ্যাক্ট তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। এবং আমাদের মনে হয় এই 8 তারিখে যে নোটিফিকেশান হয়েছে, 8 তারিখে নোটিফিকেশান হওয়ার পরে এটা অ্যাক্টে রূপান্তরিত হলো, অ্যাক্টে মডিফাইড হলো। এই অ্যাক্ট কিন্তু আমাদের কোনোভাবেই হেল্প করবে না, বরং ওয়াকফের ক্ষতিই হবে। শুধু ওয়েস্ট বেঙ্গল না, থ্রু আউট ইন্ডিয়াতে এর একটা ইম্প্যাক্ট হবে, ক্ষতি হয়ে যাবে। তো সুতরাং আমরা এখন একমাত্র রাস্তা হচ্ছে যে কোর্টের দ্বারস্থ হওয়া। যে এই আইন যেটা হয়েছে, আমার মনে হয় যে এই আইনের বেশিরভাগ অংশটাই মানে হিট করছে কনস্টিটিউশনকে, কনস্টিটিউশনাল প্রভিশনের এগেনস্টে হয়েছে, এবং প্রভিশনগুলো আলট্রাভাইরাস টু দি কনস্টিটিউশন। যদি এই একটাকে চ্যালেঞ্জ করা যায়, তাহলে আমার মনে হয় জুডিশিয়ারি সঠিকভাবে এর মূল্যায়ন করবে এবং সঠিক ডিসিশন নেবে। আর জুডিশিয়ারিতে যাওয়া ছাড়া এখন আপাতত আমাদের সামনে আর কিছু নেই। সেই জন্য আমরা আজকের বোর্ডের মিটিং ছিল, সেই মিটিংয়ে আমরা রেজলিউশন নিয়ে নিয়েছি যে আমরা আপাতত এই অ্যাক্টটাকে চ্যালেঞ্জ করে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফোরামে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রসিডিং দাখিল করব, যেখানে যেখানে করা সম্ভব সেখানেই করব। কবে যাচ্ছেন আপনারা সুপ্রিম কোর্ট? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, কারণ সামনে কয়েকদিন ছুটি আছে, সোমবার মঙ্গলবার ছুটি আছে, এই উইক তো শেষ হয়ে গেল। সো বিফোর থার্সডে ফ্রাইডে নেক্সট উইক আমরা ফাইল করতে পারছি না। পুরো একই চ্যালেঞ্জ করবেন না কিছু ক্লজ কি আপনারা চান? আমরা স্ক্রুটিনি করে দেখছি কোন কোন ক্লজগুলো বেশি হার্মফুল। আমরা যদি দেখি যে সব কটা ক্লজই আমাদের ক্ষতি করছে, তাহলে সবটাকেই চ্যালেঞ্জ করব। কারণ দেখুন, সবটা এখন বলা হয়তো ঠিক হবে না। আমি অ্যামেন্ডমেন্ট বিলটা এবং একটা পড়ার পরে দেখেছি যে 2-1টা প্রভিশন ছাড়া বাকি সবগুলোই কিন্তু আমাদের বেসিক এবং ফান্ডামেন্টাল রাইটকে হিট করছে। আর্টিকেল 14, 15, 19, আর্টিকেল 21 এইগুলোকে হিট করছে। এগুলোকে যদি হিট করে, আমার মনে হয় এইসবগুলো ডিক্লেয়ার করা উচিত বাই দি কোর্ট। অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কোর্ট উইল ডিক্লেয়ার টু বি আল্ট্রাভাইরাস। স্যার এটা কি সংবিধানে এটা কি প্রস্তুতি আছে যে যদি কোনো একটা যদি পাস হয়ে যায় তাদেরকে কি হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ করা যায়? হাইকোর্টে, সুপ্রিম কোর্টে কি চ্যালেঞ্জ সুপ্রিম কোর্টও করা যায়, হাইকোর্টেও করা যায়। সুপ্রিম কোর্টও করা যায়, হাইকোর্টে করা যায়। হাইকোর্টে করলে 226-এ হবে, আর সুপ্রিম কোর্টে করলে আপনার আর্টিকেল 32-তে হবে। তো সবার পক্ষে সুপ্রিম কোর্ট যাওয়া সম্ভব নাও হতে পারে, হাইকোর্টে করবে। আমরা অ্যাক্টের বিरुद्ध যাচ্ছি, बिल আর नहीं, बिल तो बिल अभी नहीं है। अभी बिल एक्ट हो गया जब पार्लियामेंट, जब प्रेसिडेंट असेंट दे दिया, तो अभी एक्ट हो गया। अभी एक्ट को चैलेंज कर सकता है। इफ इट इज अल्ट्रावायरस देन कोर्ट विल डिसाइड।
जो वक्फ का जो लैंड है प्रॉपर्टी है स्टेट का मैटर है, बिल जो है तो लॉ बन गया, एक्ट बन गया, तो स्टेट इसमें अब क्या कर सकता है? अगर मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो कोई रिजल्ट नहीं है, स्टेट इसमें क्या कर सकता है? देखिए, मेरा जो पर्सनल स्टाडी जब तक हम देखे हैं कि 7 शेड्यूल অফ কনস্টিটিউশন, সেখানে যে 3টে লিস্ট আছে, লিস্ট 1, লিস্ট 2, লিস্ট 3, লিস্ট 3 তো কনকারেন্ট লিস্ট, আমাদের কিন্তু এই ওয়াকফটা কোনো লিস্টেই নেই। কিন্তু যেভাবে হোক ওয়াকফ এসছে, ওয়াকফের ওপর সেন্ট্রাল লেজিসলেশন হচ্ছে, এটা হওয়া উচিত হয়নি। আর কনকারেন্ট লিস্টে থাকলেও আলাদা কথা, ট্রাস্ট আছে, রিলিজিয়াস এন্ডাওমেন্ট আছে, কিন্তু ওয়াকফ স্পেসিফিক্যালি কোথাও বলা নেই। আর ল্যান্ডটা তো স্টেট লিস্টেই আছে, ল্যান্ডটা স্টেট লিস্টে আছে, সুতরাং ল্যান্ডের ওপর স্টেটের জুরিডিকশন আছে। এবারে যেহেতু আমাদের স্টেট, আমাদের কনস্টিটিউশন ফেডারেল স্ট্রাকচার, সুতরাং যাই করুক না সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেটের সঙ্গে কনসাল্ট করেই করা উচিত। सर, इस बिल में जो सबसे बड़ा चैलेंज देखने को मिला है उसको कैसे आप आगे कोशिश करें? और तो आगे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एक्ट हो गया, यूजर इज प्रोहिबिटेड ऑन द बेसिस ऑफ यूजर, और नया करके कोई वक्फ नहीं होगा और जब तक सुप्रीम कोर्ट कुछ इंटरफेयर नहीं करेंगे। 6 মাসের যে সময় দিয়েছে এটা রেজিস্টার্ড করার জন্য প্রপার্টিজকে, ওটা কি আপনি মনে করছেন সাফিসিয়েন্ট? না, আমি তো বললাম একটু আগে যে আমাদের আরও সময় দেওয়া দরকার ছিল, অন্তত 1.5 বছর সময় থাকা উচিত ছিল এগুলোকে। যে পারপাসে 6 মাস দিয়েছে সেই পারপাসে আরও 1 বছর এক্সটেনশন করা উচিত। এখন 6 মাস দিয়েছে, কিন্তু অ্যাক্টের মধ্যে আরেকটা প্রভিশন করেছে, যদি 6 মাসের সেটা সম্ভব না হয় তাহলে ট্রাইব্যুনালে গিয়ে মোতোয়াল্লি যদি অ্যাপ্লিকেশন করে তাহলে মোতোয়াল্লি মে গ্রান্ট 6 মাস মোর, তাহলে 6 মাস 1 বছর হলো। তো আমি সেটা বলছি 6 মাস 1 বছর হয়েছে, গভর্নমেন্টের উচিত আরও 6 মাস বাড়িয়ে দেওয়া, যাতে এখন থেকে 1.5 বছরের মধ্যে এটা কমপ্লিট করার সুযোগ দেয়। যারা ওয়াকফের মোতোয়াল্লি আছেন, রেজিস্টার্ড করেন, ওদেরকে কি বলবেন আপনি? 6 মাস সময় আছে, রেজিস্টার্ড করেন, ওদেরকে কিছু আপিল করতে পারেন না? না, ওরা তো আর ওই ওয়াকফ বাই ইউজার যেটা, আপনি আপিল করতে পারেন না, আপনি আপিল করতে রেজিস্টার্ড করে দিন। না সেটা তো আপনারা তো পেপারের মধ্যে দিয়ে বলছেন, বলা হয়েছে এর আগে, কিন্তু যদি ল পারমিট না করে তাদেরকে তো বলতে পারি না যে তুমি অ্যাপ্লাই করো ফর রেজিস্ট্রেশন, দিস উইল বি হ্যারাসমেন্ট টু দেম। আপনি স্যার নিজে জাজ ছিলেন, আপনি কি মনে করছেন যে সুপ্রিম কোর্ট থেকে যে রিভিউ পিটিশন যেটা দেওয়া হবে মুসলমান পক্ষের কিছু শাস্তি কিছু পাবে ওখান থেকে? না, সুপ্রিম কোর্ট কী করবে, দ্যাট ইজ আপ টু দি সুপ্রিম কোর্ট, আই ক্যানট ওপাইন, বাট অ্যাজ ফার আই এম কনসার্ন, অ্যাজ ফার অ্যাজ আই হ্যাভ গন থ্রু দি অ্যাক্ট, আমার মনে হয়েছে অনেকগুলো প্রভিশন আছে দ্যাট আল্ট্রাফায়ার্স দি কনস্টিটিউশন। আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, ধরুন ওয়াকফের আন্ডারে, আমাদের বেঙ্গলের কথাই বলি, অন্য জায়গায় যা আছে, আমাদের আন্ডারে প্রচুর হোস্টেল আছে, ক্যালকাটা আছে, ক্যালকাটার বাইরে আছে, ডিস্ট্রিক্ট আছে, হোস্টেল আছে, আমরা স্টাইপেন্ড দিই, আমরা টাকা হেল্প করি ছাত্রদের। সুতরাং এই যে প্রভিশনগুলো করা আছে, দিজ আর অল মেনটেন ফ্রম দি ওয়াকফ ফান্ড। তো ওয়াকফ এস্টেট থাকলে তার ইনকাম আসলে ওয়াকফ ফান্ড গ্রো করবে, ওয়াকফ ফান্ড থাকলে ওয়াকফ ফান্ড থেকে আমরা এই বাচ্চাদেরকে প্রোভাইড করতে পারি, যেটুকু করি হোস্টেল দিয়ে, অ্যাকোমোডেশন দিয়ে, ফ্রি অ্যাকোমোডেশন দিয়ে করি। এবারে এইগুলো হচ্ছে কি তাদের যে ডেভেলপমেন্ট বাই ওয়ে অফ এডুকেশন, সেটা হ্যাম্পার্ড হচ্ছে। এখন এডুকেশন, রাইট টু এডুকেশন, দিস ইজ এ রেকগনাইজ রাইট আন্ডার কনস্টিটিউশন আর্টিকেল 21A, তারপরে রেজিস্ট্রেশন হয়ে আর্টিকেল 21 ছিল, এখন 21A-তে রাইট টু এডুকেশনটা ঢুকেছে, দিস ইজ অলসো এ ফান্ডামেন্টাল রাইট। তাহলে এই ফান্ডামেন্টাল রাইট যদি আপনি রাইট টু এডুকেশনটা কেড়ে নেন বা ইন্টারফেয়ার করেন, তাহলে দিস ইজ ইন্টারফেয়ারেন্স উইথ দি রাইট আন্ডার আর্টিকেল 21A অফ দি কনস্টিটিউশন। তাহলে সেই গ্রাউন্ডে আমার মনে হয় যে চ্যালেঞ্জ করলে সেটা কোর্টের বিচার হবে, কোর্টে বিচার করবে। এবং রাইট টু লাইফও অ্যাফেক্ট করছে, আন্ডার আর্টিকেল 21 রাইট টু লাইফ অ্যাফেক্ট করছে। একটা ইনস্টিটিউশন যদি শেষ হয়ে যায়, তাহলে সেখানে যে সমস্ত লোক কাজ করে খাচ্ছে, তাদের এমপ্লয়ি, তাদের যে রেমুনারেশন অমুক তুসু যা আসছে, সেগুলো হ্যাম্পার হচ্ছে। দিস ইজ অলসো অ্যাফেক্টিং দি রাইট টू लाइफ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मान की बात जो हुई है उसमें जेपीसी के सामने मैंने एक बात कहा था, जो बात नदीम भाई बोले वो तो बात है अपनी जगह में। इसके अलावा ये एक्ट होने के बाद कोई भी, देखिए वक़्फ़ प्रॉपर्टी 2 किस्म के होती है, एक है मूवेबल, एक होता है इमूवेबल। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब बिल्डिंग, जायदाद, तालाब, खेती। मूवेबल मतलब हुआ रुपया, पैसा, सोना, चांदी जो मज़ार वगैरह में दिया जाता है, दोनों वक़्फ़ है, मूवेबल इमूवेबल दोनों। तो ये 5 साल का जो मसला है, इसमें अब सारे मज़ार में ये लिखना पड़ेगा, कोई भी नॉन मुस्लिम मज़ार में जाके और डोनेट नहीं कर पाएगा, चादर नहीं चढ़ा पाएगा, रुपया नहीं दे पाएगा, जो मतलब आमतौर में हुआ करता है। इसका वजह क्या है कि वो 5 साल के प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं है। और हम लोग को ये पूछना पड़ेगा, भैया आप है मुसलमान 5 साल का, तो आप आके यहाँ पर डोनेट करिए, नहीं तो आप नहीं कर सकते।
तो ये बहुत गलत चीज़ हुई। दूसरी बात है, लिमिटेशन एक्ट के बारे में सोसाइटी में एक बहुत मैंने दूसरी तरह का एक मैसेज किया हुआ है कि जो प्रॉपर्टी कब्जा में है 12 साल से ज़्यादा वो और वक़्फ़ नहीं रहेगा। 1995 से पहले लिमिटेशन एक्ट जो था वो लागू था वक्फ प्रॉपर्टी पर भी। 95 से पहले जो एक्ट था वक़्फ़ का, क्या था वो? वक़्फ़ प्रॉपर्टी में 12 साल से ज़्यादा कोई अगर बस गया विदाउट एनी अथॉरिटी, ऐसे ही बस गया, कब्जा कर लिया, तो वो प्रॉपर्टी सेकुलर हो जाएगा। 95 में एक्ट का अमेंड किया गया, वो सेक्शन को हटा दिया गया कि लिमिटेशन एक्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन द वक़्फ़ प्रॉपर्टी। ये बहुत अच्छी बात हुई। अभी का सरकार ने क्या किया है, इसको लिमिटेशन एक्ट को फिर लागू कर दिया है कि वक़्फ़ प्रॉपर्टी पर भी अप्लाई होगा। इसमें कन्फ्यूजन ये है कि लोग सोच रहे हैं कि जो 12 साल ऑलरेडी जो ज़्यादा हो गया है वो और वक़्फ़ नहीं रहेगा। नहीं, वक़्फ़ एक्ट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, प्रोस्पेक्टिव है। मतलब ये बिल जिस रोज आया 8 तारीख, आज के बाद से 12 साल। तो सारे लोगों को ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ आपके ज़रिए में कि कोई भी अगर किसी जगह में काबिज है तो या तो उससे सेटलमेंट करके उससे रेंट लीजिए ताकि वो लीगलाइज्ड हो जाए, या उसके ऊपर में केस करिए कोर्ट का। तो फिर ये 12 साल क्या 1200 साल भी अगर हो जाए तो ये वक़्फ़ प्रॉपर्टी ही रहेगा। ये बहुत ज़रूरी है करना। और सेम एक्ट में 2 तरह का चीज़ हुआ। देखिए, एक हुआ लिमिटेशन को उठा दिया इन लोग, मतलब जो एप्लीकेशन होगा लिमिटेशन के ज़रिए में वक़्फ़ प्रॉपर्टी सेकुलर हो जाएगा। लेकिन वक्फ यूज़र जो 12 साल क्या अगर 1000 साल भी अगर हम उसमें काबिज है और अगर वो इनरोल्ड नहीं है तो और वक़्फ़ नहीं रहेगा। सेम एक्ट में 2 तरह का चीज़ हुआ। वक्फ यूज़र वक़्फ़ और नहीं रहेगा अगर वो इनरोल्ड नहीं है, और लिमिटेशन एक्ट जो है वो अप्लाई होगा वक़्फ़ प्रॉपर्टी में, सेकुलर हो जाएगा। दोनों उल्टा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है जो सारे लोगों को जानना चाहिए। ये मगरबी बंगाल के चेयरमैन साहब की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसमें बड़ी तादाद में हमारे सहाफ़ी हज़रात और मीडिया के लोग शामिल हुए। वक्फ की जो इस वक्त मुसीबत है मुसलमानों पर लादी गई है उसके बारे में हमारे मोहतरम नदीम साहब, एडिटर अखबार मशरिक़, और हमारे मगरबी बंगाल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब और हमारे आफाकुज़्ज़मा खान साहब ने बड़ी तफसील से रोशनी डाली है। मैं उन बातों को अब दोहराना नहीं चाहता हूँ। आप लोग समझ गए होंगे कि ये वक्फ बिल जो लाया गया है यह है क्या और इसके ज़रिए से हुकूमत क्या चाहती है। जाहिर है कि इसमें हुकूमत का मंशा साफ़ नहीं है और वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को इस सिलसिले में परेशान किया जाए। तो जो कानूनी पेचीदगी है इसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। बिल तो अब बन गया है और बिल वापस होने से रहा, लेकिन उसके अंदर जो खराबियां हैं उसको हम लोग कोशिश करके हटवा सकते हैं अगर हम लोग कोशिश करें। तो आज की मीटिंग में हम लोगों ने ये फैसला किया कि प्रेस को बुलाना चाहिए और मगरबी बंगाल वक्फ बोर्ड को इस सिलसिले में कदम उठाना चाहिए। तो उसी कदम उठाने के सिलसिले में ये पहली कड़ी है कि आप लोगों से हम मुखातब हैं और हमारे चेयरमैन साहब भी और हमारे बोर्ड के अरकान भी कि हम लोग इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या कलकत्ता हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और वहाँ हम लोग अपनी अर्जी दायर करेंगे कि भाई हमें ये बिल मंजूर नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है क्योंकि इससे सिवाय खराबी के हमें कहीं कोई भलाई दिखाई नहीं दे रही है। ये बहुत अच्छा पहल है कि देखिए अब हर आदमी को अपने हक के लिए आवाज़ उठाने का उसको हक है। तो ये बहुत अच्छा फैसला है कि वक्फ बोर्ड अपने कदम उठाए। हो सकता है हमारे बंगाल के इस कदम को देखकर है ना दूसरे स्टेट्स के भी है ना वक्फ बोर्ड भी हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हौसला बढ़ेगा बहरहाल इन लोग का। तो इंशाअल्लाह उम्मीद यही है कि वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे। देखिए अभी
जो कानून आया है उस कानून के बारे में से एक के बारे में आपने मुख्तलिफ बातों पे आपने गौर किया होगा, हमारे चेयरमैन साहब ने भी कहा, मेंबर्स साहब ने भी कहा, इसमें एक और एक्ट आया है जिसमें बोहरा हजरात और आगा खानी ये दोनों को आपने ना उसमें इंक्लूड किया है कि वो भी मेंबर रहेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि उनके स्टेट्स कितने हैं, उनके स्टेट्स कितने हैं और कहाँ कहाँ है, ये वो लोग को नहीं मालूम था। ऑब्वियसली ये एज अ मेंबर उनको बैठा लेंगे और उसके बाद वो कहेंगे कि ना आप भी अपनी प्रॉपर्टीज को इनरोल कराइए, और इनरोल कराने के बाद वही हाल होगा वक्फ की स्टेट्स का और वक्फ की ज़मीनों का जो है ना हम लोग के साथ हो रहा है, वो आगा खानी और बोरा हजरात के साथ भी सेम टू सेम होगा।